नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत झा हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में आए सियासती उठापटक का। आपको बता दें कि सबसे पहले लालू यादव के जन्मदिन से शुरुआत होता है और अंत में बंगला पे आके ठहरता है जब लोजपा में चाचा भतीजे में तकरार शुरू हो जाता है। और जो खबरें निकल के आती है कि इसकी पूरी पटकथा जो है वो जदयू ने तैयार कर रखी थी और टारगेट जो था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाना और साथ ही साथ बीजेपी के बराबरी में जाना या फिर से बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में लाना। कहें तो लाइन को जो है नीतीश कुमार दूसरे की लाइन को मिटाकर अपनी लाइन को बड़ा करना चाहते हैं। चर्चा इसी पर होगा। सर, आपसे यही जानना है कि जो जदयू जो कहा जा रहा है कि जो बिहार में जितना भी ये उठक पटक हुआ है अभी लोजपा में, पीछे जदयू ही है और किस तरह जो है जदयू जो है अपने लाइन, जो उनका लाइन तीसरे नंबर का था, उसको सबसे ऊंचा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। बात तो सही है कि जदयू जो है तीसरे नंबर की जो पार्टी बनी हुई है वो पहले नंबर पे पहुंचने के जुगाड़ में लग गई है। इसको जरा समझना होगा। पहले ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। ताजा अपडेट यह है कि पशुपति पारस पटना आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट से ही उनको लौटना पड़ गया है। चिराग पासवान ने बैठक बुलाई है और उस बैठक में वो शामिल होने को गए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोजपा में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो गई है और मामला सुलझ सकता है। लेकिन जेडीयू इसके पीछे का कौन सा खेल था जेडीयू का, उसी को आपको समझाने के लिए हम दोनों बैठे हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये पूरी पटकथा कैसे लिखी गई है और कौन तीन लोग ऐसे शामिल थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें आदेश जी आप देखिएगा, तीन नाम ऐसे हैं जिसमें से दो नाम आपको चौंकाने वाले हैं और वो ऐसे हैं कि कहते हैं ना, घर के उनका बेदी जो होता है वो लंका जो ढा देता है, वही वाली बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वीणा सिंह एक लोजपा की सांसद हैं वैशाली से, उनके पति दिनेश सिंह हैं जो जदयू से एमएलसी हैं। दिनेश सिंह की वफादारी जो है जग जाहिर है कि वो नीतीश कुमार के प्रति है, तो उनकी भी कोशिश रही और उन्होंने वीणा सिंह के माध्यम से, अपनी पत्नी के माध्यम से लोजपा में टूट फूट डालने की कोशिश की, उसमें सफल रहे। दूसरा नाम आता है मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह का भी और ललन सिंह का भी। पहले हम भेदी वाली बात कर लेते हैं, इन दोनों को भी हम साइड करते हैं। एक नाम और है महेश्वर हजारी का। महेश्वर हजारी जो है रामविलास पासवान परिवार के नजदीकी रिश्तेदार है और जेडीयू से हैं। इन्होंने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह पशुपति पारस को समझाया जाए, क्लच में लिया जाए और समझाया जाए इनको कि यहाँ पर आपकी दाल गलने वाली नहीं है। चिराग पासवान के रहते पशुपति पारस रामविलास पासवान नहीं बन सकते हैं। तो आपको अगर लोजपा का अस्तित्व बचाना है, दलित की राजनीति लंबी करनी है, लंबी खेलनी है, तो आपको यहाँ से कोई कठोर फैसला लेना पड़ेगा। या तो आप लोजपा में चिराग पासवान को सबक सिखा दीजिए, अलग हो जाइए, या फिर हमारे साथ चले आइए। ये उनको ऑफर दिया गया। इसके बाद देखिए अब जो दो नाम है, ये संजय सिंह मुख्य प्रवक्ता का, इनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह ने इनको लगाया कि आप जाकर के पशुपति पारस से लगातार बातचीत कीजिए, उन्हें ऑफर दीजिए, समझाइए। और ललन सिंह को, जब पशुपति पारस दिल्ली में थे तो ललन सिंह भी दिल्ली में थे, वहां उन्होंने फोन किया, बातचीत हुई और बातचीत के थ्रू यह डील की गई कि अब समय आ गया है कि आप बागी हो जाए, तोड़ दें लोजपा को। तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद जैसे ही चिराग पासवान को यह खबर मिलती है, सबको पता है, चिराग पासवान पशुपति पारस के घर पे भी गए, अपने चाचा के घर पे। बाहर 20 मिनट इंतजार करना पड़ा क्योंकि अंदर बातचीत चल रही थी, कहीं और की डीलिंग हो रही थी। तो इसे जब सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद इनको एंट्री मिलती है और चिराग पासवान वहां जाकर भी डैमेज कंट्रोल करने की बजाय दो ऑफर देते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी मां को राजनीति में एंट्री दीजिए और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन पशुपति पारस इसके लिए भी तैयार नहीं थे। वो ओम बिरला के पास लेटर भी दे गए, संसदीय दल के नेता खुद को बनवा लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं। आज पटना आने वाले थे, लेकिन एन वक्त में चिराग पासवान ने एक बैठक की है। इस बैठक से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन देखिए जदयू जो पूरी पटकथा जदयू के द्वारा लिखी जा रही थी, जदयू ने क्या किया, इतने सारे लोगों को लगा दिया कि लोजपा में कैसे सेंधमारी करनी है। और ये बड़ी सेंधमारी हो गई क्योंकि चिराग पासवान ने जो नीतीश कुमार को जख्म दिया, जिसकी सजा भुगत रहे। एक प्रश्न है मेरा कि क्या ये लोजपा को उसके विधानसभा में किए गए कार्यों का दंड है या फिर अपनी पार्टी का विस्तार है? ये किस रूप में आप देखेंगे इसे?
आप दोनों तरीके से देखिए। नीतीश कुमार को जो नुकसान हुआ, उन्होंने खुल के कह दिया था कि हाँ, चिराग पासवान के लिए गए फैसले की वजह से, लोजपा की वजह से हमें नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन वो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बीजेपी को तय करना है कि क्या करना होगा। लेकिन ललन सिंह को काम पे लगा दिया गया था। ललन सिंह इस मामले में माहिर हैं, वो पार्टी को तोड़ने जोड़ने में जो है वो लगे रहते हैं। आपको याद होगा कि ललन सिंह का भी हमेशा डायलॉग चलते रहता है, कई कई ऑडियो वायरल हुआ था। अनंत सिंह को जो ठिकाने लगाने में ललन सिंह का हाथ माना जाता है, खुद उनके जो करीबी नीरज सिंह हैं प्रवक्ता, तो वो भी बोल चुके हैं कि ललन सिंह आज के नहीं है, पुराने जमाने के नेता हैं, वो भी इन चीज़ों को जानते हैं और बेहतरीन तरीके से ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो वो उन्होंने लगवा दिया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हालत हुई, इन सब चीज़ों को, खैर इसकी चर्चा थोड़ा आगे करते हैं। पहले ये जो आपने सवाल किया है कि क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, दरअसल नीतीश कुमार बदला तो ले ही रहे थे, उन्होंने ले भी लिया, और ये उनकी आदत है। नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव भी कहते हैं और सब लोग कहते हैं कि उनके पेट में दांत होता है और किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं, ना भूलते हैं ना माफ़ करते हैं, सजा तो दे ही देते हैं। उन्होंने मांझी को भी सजा दी, सत्ता में बिठाया, सत्ता में बिठाने के बाद मांझी जब बागी होने लगे तो उन्हें भी सजा मिली, और इस कदर हो गए कि जब किसी पार्टी में मुलाकात भी होती थी तो नीतीश कुमार ऐसे करके चलते थे मांझी से। तो फिर मांझी के साथ अब जब पूरे बैकफुट पे आ गए तो उन्होंने मांझी को स्वीकार कर लिया। इसी तरह अब लोजपा की हालत वो इस तरह कर देना चाहते हैं, लोजपा को तोड़ देना चाहते हैं, जिससे कि लोजपा पूरी तरह से डैमेज हो जाए और नीतीश कुमार के रहमो करम पे आ जाए। इसमें भी अलग कहानी हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार को इससे मिल क्या रहा है। नीतीश कुमार को बड़ा फायदा मिल रहा है। लोजपा की वजह से नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गए, और नीतीश कुमार की दिक्कत यह है कि अब कमजोर हो गए हैं तो इन पर बीजेपी का दबाव बन रहा है। ऐसे में पार्टी को मजबूत कैसे करें, बड़ा कैसे करें, तो उन्होंने दूसरे की लाइन छोटी करने की सोच ली। अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों की लाइन को तोड़ रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, झुका रहे हैं, तो यही कोशिश उनकी शुरू हुई है। इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तब से नीतीश कुमार के विरोधी हो गए थे जब उन्हें लगा था कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनमें शिक्षा सुधार करना चाहते हैं, बिहार में कई बड़े फैसले ले रहे थे, नीतीश कुमार पर खुल करके हमला कर रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने जो चोट किया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने उन पर चोट किया था, उन्होंने कहा था कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, उन्हें जाना है तो दिल्ली की राजनीति करें, बिहार छोड़ दें, बिहार में अब उनकी जगह है। तो इस बात के बाद से ही नीतीश कुमार उन पर लग गए थे, खुल के हमला होने लगा। तो कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार हमें जान से मार देना चाहते हैं। बाद में इनके पार्टी में टूट होती गई, एमएलसी टूट गए, विधायक टूट गए, तो ये सारा डैमेज तो हो ही गया। तो उपेंद्र कुशवाहा जब अंतिम में 2020 विधानसभा चुनाव के आसपास भी बड़ी टूट हो गई, कुछ राजद में चले गए और जो बचे वो फिर जेडीयू में जाकर के उपेंद्र कुशवाहा शरण में चले गए। लोजपा में क्या हुआ, इनके भी एक नूतन सिंह एक एमएलसी हुआ करती थी, तो वो भी जेडीयू में चले गए। और उसके बाद एक विधायक थे इकलौते राजकुमार सिंह, 2020 में जीत करके आए थे, वो भी जेडीयू में चले गए। तो जेडीयू का कुनबा बड़ा होता रहा। उन्होंने निर्दलीय को भी जोड़ा, बीएसपी वाले को भी जोड़ा, वो ताक झांक में लगे रहे कि ओवैसी में से भी कोई टूट जाए। लेकिन मुसलमान का भी इतना आसान नहीं है, इंटैक्ट है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार मुसलमानों में अभी सेंध लगा सके। लेकिन दायरा वही है, मकसद वही है कि जेडीयू को बीजेपी के मुकाबले बड़ा करना है। और ये पूरी पटकथा लिखी जा रही है लगातार, जब से आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मंजिल यही रह गई है कि जेडीयू को किसी तरह मजबूत करें, मजबूत इतना करें कि केंद्र पर भी दबाव बना सके। आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार जो है वो किसी को माफ नहीं करते हैं, और चूंकि चिराग पासवान ने उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उससे बदला ले रहे हैं। लेकिन इसमें खबरें जो आती हैं कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी ही थी, तो क्या बीजेपी से भी हिसाब किताब होगा? डायरेक्ट हिसाब किताब जेडीयू बीजेपी से कैसे करे? बीजेपी को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी इनके पास विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के पास कि बीजेपी से हम लड़ लें। बीजेपी के साथ चलना है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता है, राजनीति में प्रेशर बहुत काम करता है। तो प्रेशर कैसे बनेगा? तो लोजपा को तोड़ करके प्रेशर बनेगा। वो 5 सांसद अगर जेडीयू में शामिल हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से मिल जाएंगे, केंद्र में ताकत बढ़ जाएगी। और जो अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में भी सेंधमारी चल रही है, कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उसमें से 10 से अधिक विधायक जो है जेडीयू के संपर्क में है, और वो तैयार भी हैं कि जब इशारा हो, इसके लिए हो सकता है कि अशोक चौधरी को काम पे लगाया गया होगा, क्योंकि हर किसी न किसी को दायित्व दिया ही जाता है, वो अपने दायित्व पे काम कर रहे होते हैं। एक चीज और है कि क्या बीजेपी जो है वो देख सकती है इस तरह जदयू को मजबूत होते हुए और अपने एक बहुत बड़े
विश्वासी सहयोगी। और लोजपा की हम बात करें तो 2014 से साथ में हैं, उनके पिताजी भी रामविलास से बहुत नजदीकी था प्रधानमंत्री का। फिर से लोजपा ने इवन दलित जो एक्ट आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस समय भी बीजेपी का साथ दिया था। तो इतने विश्वासी सहयोगी को इस तरह अपने एक सहयोगी द्वारा बर्बाद करते हुए देख सकता है बीजेपी, या फिर चिराग के पीछे से बैकअप के लिए बीजेपी भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है, करेगी? दरअसल जो लेटेस्ट रिपोर्ट मिली आदेश जी, उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो जानकारी यही है कि चिराग पासवान को कोई टॉनिक जरूर मिला है, जिस वजह से पशुपति पारस जो इतने तेवर में थे, उन्हें पटना आने की बजाय बैरंग वापस लौटना पड़ा है दिल्ली। तो बातचीत तो जरूर चल रही होगी, बीजेपी भी ये चीजें देख रही है कि बिहार में गतिविधियां क्या चल रही हैं। नीतीश कुमार को इस बात की आशंका हमेशा से खाई जाती रही है कि बीजेपी उनके साथ कभी भी इन 5 सालों के भीतर में, कोई 4 सालों के भीतर में कोई कांड कर सकती है। तो इसको लेकर के तैयारी चल रही है, लेकिन बीजेपी केंद्र में कोशिश करेगी अगर जेडीयू को रोकना है तो चिराग पासवान को, लोजपा को बचाए रखे, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे कहा जाता है कि चिराग पासवान ने बड़े बड़े फैसले लिए और बड़े बड़े फैसले का नतीजा यह हुआ कि लोजपा को तो नुकसान हुआ ही हुआ, नीतीश कुमार कमजोर हुए, बीजेपी मकसद में सफल हो गई। तो इतना बड़ा गिफ्ट अगर बीजेपी को मिला है नीतीश कुमार को कमजोर करना, तो चिराग पासवान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वो चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे करके एक संदेश नीतीश कुमार को दे सकते हैं कि अभी भी आपके लिए एक ही सीट हम देंगे बिहार से, आपको मंत्रिमंडल में शामिल होना है तो होइए, नहीं होना है तो मत होइए। ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है, क्योंकि बीजेपी भी क्यों इन चीज़ों को देखती रहेगी, और हर चीज़ बीजेपी के इशारे पे तो होता नहीं है। इस बार जो पूरा जो गेम कर रहे हैं, कहा जाता है नीतीश कुमार देश के सबसे चालाक नेताओं में से एक माने जाते हैं। वो अपनी चालाकी लगातार दिखाते हैं, बैठे रहते हैं, और उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जेडीयू मजबूत होता रहे, इसके लिए लगातार प्रयास चलता रहता है। तो मिशन क्या है आखिर सीएम तो हैं ही वो, तो क्या वो 2024 या 2025 को मान के अपनी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी इस वक्त की तैयारी नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार की तैयारी है कि जेडीयू जो कमजोर हो गई है तो उसके संगठनात्मक तौर पे मजबूत करके और विधायकों को, सांसदों को जोड़ करके हम पार्टी को इतना मजबूत कर लें कि जब अगला चुनाव हो, अगर हम गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ें, तो उस वक्त जेडीयू फिर से कह सके कि हम बड़े भाई हैं, हमारा जो दायरा है वो बड़ा है, तो हमें सीटों की संख्या अधिक चाहिए। विधानसभा चुनाव में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो वो सीटों की संख्या अधिक चाहिए। तो जब उसके लिए यही सब काम करना पड़ेगा कि ऐसे तमाम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, अपने पार्टी में जोड़ना पड़ेगा। यही कोशिश करने के बाद ही नीतीश कुमार जो है वो अपनी पार्टी का कद बढ़ा पाएंगे और बीजेपी के पैरेलल खड़े हो पाएंगे। तो मकसद 2024 और 2025 का है। आप देखिए उस वक्त का याद कीजिए जब समता पार्टी हुआ करती थी और कैसे कैसे छोटे छोटे दल अलग होते चले गए थे सबसे। जेडीयू बन गया, शरद यादव बना लिए, तो नीतीश कुमार को लगा कि अब वक्त आ गया है कि अब हम शरद यादव के साथ मिल जाए। तो जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के वो जुड़ते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी का भी गठन होता है समय के साथ कुछ आगे चल के, तो वो भी रामविलास पासवान अलग पार्टी बना लेते हैं। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा का अपना अलग एक दौर शुरू हो गया। तो कई सारी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल भी बना, ये छोटी छोटी पार्टियां तैयार हो गई। लेकिन वक्त ऐसा आ गया, बीजेपी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, वो देश भर में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। तो वो जहां जा रही है तो वो ये चीज देखती है कि कैसे लोगों को शामिल किया जाए। कमोबेश अगर देखिए जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी की हमेशा से रही है और इसी राजनीति का एक गुण अब नीतीश कुमार के पास आ गया है। वही काम अरुणाचल प्रदेश में अगर बीजेपी कर लेती है, कई और राज्यों में बीजेपी कर लेती है, लोगों को तोड़ लेती है, अपनी पार्टी में मिला लेती है। क्या जेडीयू के कई विधायकों को नहीं अरुणाचल प्रदेश में तोड़ करके बीजेपी में शामिल कराया गया? तो वही परिस्थिति अब यहाँ पर बिहार में है। तो नीतीश कुमार जो है बीजेपी वाला ही चाल जो है वो अब चल रहे हैं और उसका फायदा ये मिल रहा है जेडीयू को कि लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी मजबूत हो रही है। तो उस वक्त भी यही हुआ था, धीरे धीरे लोग अलग अलग हुए, फिर एक साथ जुड़ना शुरू हो गए। और इस वक्त भी यही होगा कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक साख बचा ली, जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो केंद्रीय अब जदयू में जुड़ गए, तो संसदीय बोर्ड का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, संसदीय दल का। इसी तरह देखिए पशुपति पारस के बारे में भी कहा जाता है, उन्होंने भी बयान दिया था कि हमने चिराग को इसलिए हटाया ताकि पार्टी सुरक्षित रह सके, हमारी राजनीति चल सके, इसके लिए उन्होंने फैसला लिया। तो इनका फैसला यह भी कहता है कि अगर ये जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो इनका जो राजनीतिक भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। इससे क्या होगा कि दलितों की राजनीति करने वाले रामविलास पासवान वाला जो बात है
अभी लोजपा में नहीं दिखता है। चिराग पासवान सूट वूट वाले वैसे नेता हैं जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इन सब लोगों के साथ अगर वो नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं तो फिर जो है ये दलित का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के साथ जुड़ेगा। पशुपति पारस का भविष्य बच सकता है, चिराग पासवान का भविष्य बच सकता है। इसके साथ ही साथ कुशवाहा के आने से कुशवाहा वोट जुड़ गया है, कुर्मी पे पकड़ नीतीश कुमार की तो है ही, तो कुर्मी कुशवाहा दलित ये 3 वोट बैंक आ ही गया। जमा खान के आने से हुआ है कि थोड़ा वोट मुस्लिम वोट बैंक भी जो है नीतीश कुमार के पास पहुंच गया है। तो ऐसे में सब चीज को सोशल इंजीनियर तो नीतीश कुमार है ही, नीतीश कुमार पूरी पटकथा लिख रहे हैं, उसमें यही कोशिश की जा रही है कि हर एक समुदाय के लोग उनके पास जुड़ जाएं, हर एक जात वर्ग धर्म के लोग उनके पास जुड़ जाएं, जिससे क्या होगा कि बिहार में अलग अलग जगहों पे लोगों को साधने में मदद मिलेगी। कांग्रेस से भी लोगों को साधने की कोशिश जो हो रही है उसमें से भी ये कहा जा रहा है कि बाधा बन रहा है, जो प्योर पुराने कांग्रेसी हैं वो बाधा बन रहे हैं और जो कुछ नए आए हैं वो बाधा बन रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो तैयार हैं, 10 से अधिक लोग तैयार हैं, मतलब मामला सेट है। 2-3 लोगों को तोड़ने की कोशिश है, फिर जेडीयू देखिए आकार बड़ा हो जाएगा और नीतीश कुमार जो चाहते हैं कि फिर से जेडीयू बिहार में उसी तेवर में दिखे, उसमें सफल हो जाएंगे। तो फिर से जेडीयू का जो है वो बड़े भाई की भूमिका में आने को बेताब है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने भी अपने लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो फिक्स कर रखे हैं और ऐसा कहा जाता है कि 2025 में बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार उतारेगी। तो क्या नीतीश कुमार भविष्य की इन चुनौतियों को देखकर ही तैयारी में लग गए हैं या फिर अपना सिर्फ बदला ले रहे हैं चिराग पासवान से और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना जगह फिक्स करना चाहते हैं? तो अभी के विश्लेषण से यही पता चलता है कि नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं और देखने वाली बात है कि इसमें वो कितना सफल हो पाते हैं। हालांकि उनका रिकॉर्ड देखा जाए पिछला, तो वो एक तीर से कई निशाना साधने में सफल ही रहते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारी चर्चा जो है पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।